गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो माय नेम इज़ तबस्सुम फातिमा और आज के इस वीडियो में मैंने आपको क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर समझाने की कोशिश की है, दैट्स कॉल्ड मनी एंड बैंकिंग। तो फॉर योर कन्वीनियंस मैंने एंटायर चैप्टर को छोटे छोटे वीडियोस में डिवाइड किया हुआ है ताकि समझने में भी मज़ा आए और आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। और इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट राइट मी डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यू कैन सेंड मी एन ईमेल। आई मेक श्योर कि मैं आपको इन रियल टाइम रिप्लाई करूं और आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट ना रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So these are the topics that we will cover today in this video. तो आइए देखते हैं। So the first topic is barter system. It is that system in which one good is exchanged with other goods without the use of money. एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक गुड एक्सचेंज हो रहा है फॉर द अदर गुड, मतलब करेंसी नहीं है, मनी की हम बात नहीं कर रहे हैं। एक चीज दी दूसरी चीज ली, एज सिंपल एज दैट, और इसको हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। एंड एट द सेम टाइम दिस इज ऑल्सो नोन एज सीसी इकोनॉमी। सीसी कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, क्योंकि कमोडिटी मीन्स गुड, सामान, कोई भी चीज। तो आपने कमोडिटी दी और उसके बदले कमोडिटी ली, तो दिस इज नोन एज बार्टर सिस्टम या सीसी इकोनॉमी। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अ कॉबलर वुड मेक शूज इन रिटर्न फॉर वीट फ्रॉम द फार्मर। एक कॉबलर जो शूज बनाता है, उसको अगर वीट चाहिए तो वो फार्मर के पास जाएगा, वो फार्मर जो उसको वीट बेचने को तैयार है एंड एट द सेम टाइम उसके बदले शूज लेने को तैयार है। यहाँ पे हमने देखा शूज दिया, वीट लिया, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज, दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। एक दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं। अ फार्मर वुड प्रोवाइड हिज क्रॉप्स टू द टेलर इफ ही नीड्स शर्ट। एक फार्मर अगर उसको शर्ट की जरूरत है तो वो, क्योंकि क्रॉप्स प्रोड्यूस करता है, सिर्फ एक क्रॉप ही उसके पास एक ऐसी चीज है जो वो कोई भी दूसरा गुड खरीदने के लिए दे सकता है, तो वो क्रॉप देगा और उसके बदले टेलर से अपनी शर्ट ले लेगा। सो दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। तो आइए देखते हैं कि बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस क्या हैं, क्योंकि हम देखते हैं आज के बार्टर सिस्टम प्रिवेल नहीं करता। वी ओनली मेक यूज ऑफ मनी, पैसे का यूज करते हैं और फिर सामान का लेन देन करते हैं। आज के टाइम पे नहीं होता कि जी लो मुझसे जूते ले लो और मुझे क्रॉप्स दे दो, ऐसा नहीं होता। तो बार्टर सिस्टम की क्या लिमिटेशंस थी कि वो आज के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो क्या होता है ये, लेट्स सी। It implies that at a point of time the two individuals are in possession of such goods which they are willing to exchange for the satisfaction of their wants. क्या मतलब कि बार्टर सिस्टम में होता क्या था कि दो इंडिविजुअल्स हैं और दोनों इंडिविजुअल्स के पास कुछ ना कुछ गुड्स होने नेसेसरी हैं और वो दोनों ही इंडिविजुअल्स उन दोनों गुड्स को विलिंगली एक्सचेंज करने पे राजी हैं कि चलो ठीक है, तुम्हें क्रॉप्स चाहिए, मैं तुम्हें क्रॉप्स दूंगा, उसके बदले तुम मुझे शूज दे दो, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर ओन वांट्स। बट कंफ्यूजन कहाँ आया, क्लैश कहाँ आया? क्लैश आया जब फार्मर ने ये बोला कि देखो मुझे क्रॉप्स तो बेचने हैं बट आई डू नॉट वांट शूज इन रिटर्न, मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ और चीज चाहिए। आई वांट काउस जिन को मैं यूज करके मैं दूध निकालूं, मैं उनका यूज करूं और एनीथिंग, ठीक है, या फिर आई वांट शर्ट या फिर आई वांट सम अदर थिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, शूज लेने से उसने मना कर दिया, कॉबलर उसके साथ डील नहीं कर पाया। तो आपको लाइक माइंडेड पीपल ढूंढने पड़ते थे बार्टर सिस्टम में। दो लोग, दोनों के पास कुछ ना कुछ गुड है और दोनों उन दोनों गुड्स को एक दूसरे के लिए एक्सचेंज करने पे तैयार हैं, और ऐसा करना बहुत मुश्किल होता था। इट इज नॉट ऑलवेज इजी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नीड अ शिप इन एक्सचेंज ऑफ योर हॉर्स, then you need to find a person who has a ship plus he is willing to sell his horse. अगर आपके पास एक शिप है, sorry, if you need a ship in exchange of your horse, आप चाहते हो कि मुझसे कोई मेरा घोड़ा ले ले और उसके बदले मुझे शिप दे दे, तो आपको क्या करना है? पहला, आपको एक ऐसा इंसान ढूंढना है जिसके पास शिप है। मान लो आपने वो इंसान ढूंढ भी लिया बट उसने मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं बेचनी, देन क्लैश अराइजेस।
तो ऐसा बहुत कॉमन होता था, बार्टर सिस्टम में देखा जाता था, इसीलिए इसको बोला जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस, दोनों का ये कोइंसिडेंस होना चाहिए कि वो उनकी जो वांट है वो मीट हो आपस में, वो दोनों एक्सचेंज करने को तैयार है। दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग to do to find in barter system. So next limitation is lack of common unit of value. जैसे नाम से हमें पता चल रहा है कि एक कॉमन यूनिट मिसिंग है जिसमें हम गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को मेजर कर सकें। जैसे हम आज देखते हैं कि एवरीथिंग कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हमें कुछ भी खरीदना है, हम वी डायरेक्टली आस्क कि हाउ मच डू वी वैल्यू इट इन टर्म्स ऑफ मनी। मुझे 1 किलो राइस खरीदना है, कितने रुपए दूं? मुझे 1 किलो वीट खरीदना है, मैं कितना पे करूं? बट इन बार्टर सिस्टम ऐसा नहीं होता था, हमारे पास कोई एक सिंगल कॉमन यूनिट नहीं था जिसमें हम चीजों को मेजर करें। सो इन बार्टर सिस्टम इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ अ गुड। उस गुड की एक एक्यूरेट वैल्यू क्या है जो हमें उस गुड को एक्वायर करने के लिए पे करना पड़ेगा, दैट वाज नॉट very evident. Thus the exchange is difficult because two different goods do not have the same value. इसीलिए एक्सचेंज करना मुश्किल हो जाता था क्योंकि दो गुड्स की वैल्यू सेम नहीं होती थी। फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे वीट खरीदना है और वीट परचेज करने के लिए मेरे पास सिर्फ राइस है, तो ऑल आई कैन डू इज आई कैन ऑफर राइस टू परचेज वीट। लेकिन उस वीट को परचेज करने के लिए, 1 किलो वीट को परचेज करने के लिए मैं कितना राइस दूंगी, किस प्रोपोर्शन में ये दोनों चीजें एक्सचेंज होंगी, ये कौन बताएगा? ये कैसे डिटरमाइन होगा? बिकॉज आप समझिए इस चीज को कि किसी भी चीज के जो प्राइजेस होते हैं या फिर किसी भी चीज की हम कहें कि जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है पहला उसकी डिमांड पे। जितनी ज्यादा डिमांड उतना ज्यादा प्राइस, और अवेलेबिलिटी पे, जितनी कम अवेलेबिलिटी उतना ज्यादा प्राइस। तो बार्टर सिस्टम में ये फाइंड आउट करना मुश्किल होता था कि किसी एक कमोडिटी की डिमांड कितनी है और उस कमोडिटी की अवेलेबिलिटी कितनी है। तो एक्सचेंज प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होता था। और जैसे इस पॉइंट में हमने बोला कि दो अलग अलग गुड्स की वैल्यू सेम नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल 1 kg ऑफ गोल्ड कैन नॉट बी एक्सचेंज्ड विद 1 kg ऑफ व्हीट। 1 किलो सोना अगर आपको परचेज करना है, आप उसके बदले अगर 1 किलो वीट दे रहे हो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन डूड। तो ये ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड लिमिटेशन थी जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम फेल होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ सब डिविजन. Exchange is not possible in certain cases in which division of goods is not possible. एक्सचेंज करना वहां पॉसिबल नहीं होता था जहां पे हम गुड्स को डिवाइड नहीं कर सकते थे। तो द बार्टर सिस्टम फेल्स टू बी एग्जीक्यूटेड इन दोज केसेस। उन केसेस में फिर बार्टर सिस्टम फेल हो गया। बताती हूँ, लेट्स सी द एग्जांपल फर्स्ट. फॉर एग्जांपल, एक्स हैड अ हॉर्स and he wants to exchange it for 1 kg of wheat. X के पास एक हॉर्स है और वो चाहता है वो इस हॉर्स को देके 1 kg ऑफ व्हीट परचेज कर ले। हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है ना कि हॉर्स की जो वैल्यू है वो तो बहुत ज्यादा है और 1 kg ऑफ व्हीट की वैल्यू तो बहुत कम हो गई उस हॉर्स की वैल्यू से। अब अगर मुझे ये करना है कि मुझे ऑल आई कैन डू इज आई कैन ओनली ऑफर द हॉर्स और कुछ मेरे पास है नहीं एक्सचेंज करने को, और मैं चाहती हूँ कि मैं व्हीट उससे परचेज करूँ, तो हॉर्स को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। और अगर हमने हॉर्स को डिवाइड करा, अगर हमने उसको काटा, तो उसके बाद उसकी जो वर्थ है, जो एक्चुअल उसका यूज था, वो अब नहीं रहा ना। अब हम उसको ट्रांसपोर्टेशन के पर्पस के लिए फॉर एग्जांपल अगर यूज करते थे, अब उसको हम काट के डिवाइड कर रहे हैं और फिर एक्सचेंज कर रहे हैं, उसकी वो वैल्यू खत्म हो गई, उसकी वर्थ खत्म हो गई। तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता था बार्टर सिस्टम में कि इन केस ऑफ इनसेपरेबल इनडिविजिबल गुड्स हम कैसे बार्टर सिस्टम
उसको इम्प्लीमेंट करें, हम कैसे एग्जीक्यूट करें, वो जानना, वो आइडेंटिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट था या फिर कहीं कहीं इम्पॉसिबल था। और उस केस में हमारी जो एक्चुअल वर्थ होती थी गुड की, वो हम लूज़ कर जाते थे, तो हम काफ़ी सारे गुड्स को डिवाइड नहीं कर सकते थे। So last disadvantage of barter system is lack of storage. In CC economy, saving is possible only by way of storage of goods. CC इकोनॉमी में, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी में सेविंग हम कैसे करेंगे? देखो आज के टाइम पे हम सेविंग कैसे करते हैं, हमारे पास पैसा है, हम पैसे को सेव करते हैं एंड देन वी आर सेटिस्फाइड कि देखो कुछ भी होगा फ्यूचर में, वी आर रेडी ऑलरेडी कि हम देख लेंगे, हमारे पास पैसा है इतना कि फ्यूचर कंटिजेंसीज को या फ्यूचर रिस्क को हम बेयर कर लेंगे। लेकिन मान लो पैसा है ही नहीं, तो आप सेविंग किस फॉर्म में करोगे? ओनली इन द फॉर्म ऑफ गुड्स ना। आपके पास जो गुड्स हैं आप सिर्फ उनकी सेविंग कर पाओगे। तो आपको ये कितना कन्वीनियंट लगता है, आप खुद सोच के देखो। इट इन्वॉल्व सब्सटेंशियल स्टोरेज कॉस्ट। पहला, उसको स्टोर करने की भी आपको कॉस्ट लगेगी। मान लो आपके कुछ हॉर्सेस हैं या फिर कोई दूसरा एनिमल ले लेते हैं, क्यों इतना हॉर्स को बीच में ला रहे हैं भाई, हम काउस ले लेते हैं या फिर हम गोट्स ले लेते हैं। अब उन काउस को, उन गोट्स को अगर आप स्टोर करना चाह रहे हो, उन पे कितना खर्चा है, उनके खाने का खर्चा, उनके रहने के लिए स्पेस का खर्चा, उनके हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक वही तो आपकी सेविंग है। उनको कुछ भी होता है तो फिर तो आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं, और 1000 मेंटेनेंस कॉस्ट है। तो हम देख रहे हैं सेविंग को करने की कॉस्ट हमें आ रही है, सेविंग कर रहे हैं उस पर भी हम खर्चा हमें बेयर करना पड़ रहा है, एज वेल एज फेयर ऑफ कैपिटल लॉस। और हमें ये भी नहीं पता कि हमारी जो सेविंग है वो कब तक है। ऐसा ना हो हमारी गोट को कुछ हो जाए, ऐसा ना हो कि उनको कुछ बीमारी लग जाए या फिर वो कल को ना रहें, तो उस केस में क्या होगा, हमारी सारी सेविंग ज़ीरो हो जाएंगी। ये बहुत सारे रिस्क होते थे बार्टर सिस्टम में, जिसमें हम देख रहे हैं कि सेविंग भी इतना इजी नहीं था, और सेविंग में भी बहुत सारे रिस्क और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। फॉर एग्जाम्पल, ए बोरोज सम गुड्स फ्रॉम बी। ए ने बी से कुछ गुड्स उधार लिए विच ही प्रोमिसेस टू रीपे आफ्टर सम टाइम, और उसने उससे प्रॉमिस किया कि मैं आपको ये सामान कुछ वक्त के बाद, कुछ टाइम के बाद लौटा दूंगा। Thus it becomes difficult for A to repay the same goods of same quality at the repayment date to B. और ये हम जानते हैं कि पॉसिबल नहीं है कि मान लो मैंने 5 साल के लिए उससे उसका कोई भी सामान, उससे उसका कार्ट मान लो उधार लिया है, और वो कार्ट मैं 5 साल के बाद रिटर्न करने का मैंने प्रॉमिस किया है। तो क्या 5 साल में आपको लगता है उसकी वैल्यू वही रहेगी? उसकी वैल्यू डिक्रीज नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। क्वालिटी में डेफिनेटली फर्क आएगा, वो सर्विसेज देना डेफिनेटली कम करेगा। तो रीपेमेंट डेट तक उसकी जो वैल्यू है वो बहुत कम रह जाएगी। तो हम देख रहे हैं बोरोइंग और लेंडिंग भी बार्टर सिस्टम में बहुत डिफिकल्ट था, सेविंग भी बहुत डिफिकल्ट थी, एट द सेम टाइम स्टोरेज भी इजी नहीं था। तो हमने देखे कि बार्टर सिस्टम की क्या क्या लिमिटेशंस थी। आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट लेफ्ट, आप मुझे मैसेज करो, मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखो, मेल करो, मैं आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स दूंगी। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट मनी। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि चैप्टर का तो नाम ही मनी एंड बैंकिंग है, तो फिर हमने बार्टर सिस्टम से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि बार्टर सिस्टम में तो मनी का कोई यूज ही नहीं था। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में ना हमें बिल्कुल मनी की ये जो आज हम एडवांस फॉर्म देखते हैं, सिर्फ इसको समझने तक ये चैप्टर लिमिटेड नहीं है। हमें इस चैप्टर में ये देखना था कि मनी की बिगनिंग कहाँ से हुई, एंशियंट पीरियड में मनी का काम कौन करता था। हमने देखा ना कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज होता था, और एंशियंट पीरियड से फिर धीरे धीरे इवॉल्व मनी कैसे हुआ, और फिर इस एडवांस फॉर्म में जो आज हम देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ करेंसी नोट्स या इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स, वो फॉर्म ऑफ मनी हम आज देखते हैं। तो वो कैसे आई? तो बहुत सारी डिफरेंट स्टेजेस थी, इवोल्यूशन हुआ मनी का धीरे धीरे करके। हर स्टेज को मैंने कवर नहीं किया, अगर मुझे मौका मिला मैं फर्दर वीडियोस में ज़रूर कवर करूंगी। लेकिन इन द मीन वाइल मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सर्च करो इस बारे में, बिकॉज टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है।
हमने देखा बार्टर सिस्टम में क्या होता था, वो फेल क्यों हुआ, है ना, कितना क्या क्या उसके यूजेस थे और फेल होने की वजह क्या थी। ऐसे और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी भी थे। तो आई वांट यू कि आप खुद से सर्च करो, खुद से जानो, क्योंकि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, करने में आपको मज़ा आएगा और आप जानोगे कि व्हाट वर द रीजंस के हमें मनी को करेंसी नोट्स की फॉर्म में, पेपर नोट्स की फॉर्म में या फिर कॉइन्स की फॉर्म में लाने की नीड क्यों पड़ी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखना आप कि और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी क्या थी। एंड फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, मनी के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो मनी इज व्हाट मनी डज। ये क्या है, ये कैसी डेफिनेशन है? मनी इज व्हाट मनी डज। खुद सोच के देखो, मनी ऐसा क्या करता है। हमने देखा कि मनी बार्टर सिस्टम में जो चीजें नहीं हो पाई वो चीजें फैसिलिटेट कर दी मनी ने, हमारे एक्सचेंज प्रोसेस को आसान कर दिया। अब हमें एक चीज को परचेज करने के लिए दूसरी चीज को सेव करके उसको ऑफर करने की नीड नहीं है। ऑल वी नीड टू हैव इज मनी, बस। एंड दैट इज व्हाट इट डस। एक्सचेंज प्रोसेस में फैसिलिटेट करता है। दूसरा, मनी को सेव करना बहुत इजी है, कोई स्टोरेज कॉस्ट नहीं है, कोई कैपिटल लॉस का रिस्क नहीं है। तीसरा, बोरोइंग और लेंडिंग भी आसान हो गया। आज के टाइम पे अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे थोड़ा पैसा उधार दे दो एंड देन आई विल रिटर्न इन फ्यूचर, क्या आपको ये रिस्क होगा कि भाई मेरा जो नोट है या मेरे जो पैसे हैं उनकी क्वालिटी में फ़र्क आ जाएगा, कल को वो मुझे नहीं मिलेंगे? ऐसे कुछ फैक्टर्स बीच में नहीं आते, ठीक है। तो मनी के ये सारे काम होते हैं, ये सारे फंक्शंस होते हैं और इसीलिए वो मनी कहलाया जाता है। आगे देखिए, मनी इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड एज अ कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है मनी जिसको हम यूज करते हैं एज कॉमनली एक्सेप्टेड। कॉमनली एक्सेप्टेड, कोई आपको मना नहीं कर सकता कि भैया मुझे नहीं पैसा चाहिए, आपको मुझसे कोई सामान खरीदना है, इफ यू वांट टू बाय अ मोबाइल फोन तो मुझे पैसे मत देना, ऐसा कोई आपसे कभी कहेगा ही नहीं कि मुझे दाल दे दो, मुझे चावल दे दो। एवरीवन इज हैप्पी टू एक्सेप्ट मनी, ठीक है। तो एक कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा जरिया जिसके थ्रू आप कोई भी एक्सचेंज प्रोसेस कर सकते हो। एंड अ मोड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। फ्रेंड्स, डेफर मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। तो आप, क्योंकि उधार पे भी, क्रेडिट पे भी ट्रांजैक्शंस करना पॉसिबल कर दिया है मनी ने, कि आप चाहो तो आज पेमेंट ना करके फ्यूचर में कर दो, और इससे फ्यूचर में पेमेंट करने के जो भी सारे फैक्टर्स जो मैंने अभी आपको बताए कि क्वालिटी में फ़र्क आएगा या कैपिटल लॉस होगा, वो सारे रिस्क यहाँ पे नहीं देखने को मिलते। तो ये कुछ इसके यूजेस हैं। कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है पहला पॉइंट। दूसरा, कि इट इज़ अ मोड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। For example, a rupee in India is money, a yen in Japan is money. इंडिया में मनी रुपी की फॉर्म में देखने को मिलता है, जापान में मनी येन की फॉर्म में मिलता है। सिमिलरली डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में मनी की जो फॉर्म होती है वो अलग होती है। रशिया में रूबल होती है, चाइना में युआन होती है, अमेरिका में डॉलर होता है। थोड़ा आप सर्च करके देखना कि अलग अलग कंट्रीज में कौन कौन सी डिफरेंट करेंसीज होती हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ मनी क्या क्या है। नंबर 1, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में भी आपको बताया था कि हमारा एक्सचेंज का प्रोसेस आसान हो गया है और मनी जो है एक मीडियम है जिसके थ्रू हम एक्सचेंज कर सकते हैं। इट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। हर कोई जानता है ये मनी का सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल या प्राइमरी फंक्शन होता है। It has removed difficulty of double coincidence of wants. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो हमने अभी बार्टर सिस्टम में देखा था, जो उसकी सबसे पहली लिमिटेशन थी कि हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ ऑफर करने के लिए होना चाहिए तभी हम कुछ परचेज कर सकते हैं, और उन दोनों का आपस में विलिंगली एक्सचेंज करना भी वो डिज़ायर भी ज़रूरी है कि ठीक है मेरे पास गुड है, तुम्हारे पास भी गुड है, हम एक्सचेंज कर लेते हैं, तो दोनों की डिज़ायर होनी चाहिए।
तो वो चीज़ मनी में नहीं ज़रूरी होती। अगर आप बेचना चाहते हो, सीधा आप वो गुड ऑफर करो, यू डू नॉट नीड एनी अदर गुड इन रिटर्न, ऑल यू नीड इज़ मनी, कि मुझसे ये सामान ले लो, मुझे पैसा दे दो। सिमिलरली कोई चीज़ अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, सीधा मनी दोगे और वो गुड परचेज कर लोगे। तो उसके बदले आपको कोई दूसरा गुड अलग से सेव करके रखने की नीड नहीं है। विद द हेल्प ऑफ मनी, act of sale and purchase of the goods and services are separated from each other। देखा कि सेल और परचेज का जो ये एक्ट है, गुड्स को सेल करना या गुड्स को परचेज करना है, वो एक दूसरे से अलग हो गया। पहले क्या होता था, एक चीज को अगर आपको परचेज करना है तो कुछ चीज सेल करनी पड़ेगी ना, वो अब इस चीज में पॉसिबल क्या, इस चीज में नीड नहीं है उस चीज की। तो सेल एंड परचेज दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं। So next function of money is कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। हमने जैसे बार्टर सिस्टम में देखा था, वी डिड नॉट हैव एनी कॉमन मेजरमेंट ना, हमारे पास कोई कॉमन यूनिट नहीं था वैल्यू को मेजर करने के लिए। यहाँ पे तो मनी है। द मिल्क इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लीटर्स एंड डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। सिमिलरली गुड्स आर मेजर्ड इन अ कॉमन यूनिट कॉल्ड मनी। जैसे हमने देखा, अगर हमें दूध को मेजर करना है हम उसको लीटर में मेजर करते हैं, हमें डिस्टेंस को अगर मेजर करना है हम उसको किलोमीटर में मेजर करते हैं। उसी तरीके से हमारे सारे गुड्स की जो वैल्यू है वो हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल, ये मोबाइल फोन की वैल्यू मनी की टर्म्स में क्या है, या फिर ये हेडफोन की वैल्यू मनी की टर्म्स में क्या है। आप 1 किलो वीट परचेज करना चाहते हो तो उसकी वैल्यू मनी की टर्म्स में क्या है। हर गुड की, हर पॉसिबल गुड की जो वैल्यू है, सिर्फ गुड नहीं बल्कि सर्विसेज की भी जो वैल्यू है वो आप मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हो। क्या पहले ये पॉसिबल था बार्टर सिस्टम में? ऑफ कोर्स नॉट, वहां पे पॉसिबल था ही नहीं। वहां पे हम रैंडम गैसेस लगाते थे, हमें नहीं पता था अगर मुझे 1 किलो राइस खरीदने तो मैं कितना वेट दूंगी। यहाँ पे तो हमारे पास पॉसिबल है, हमें मनी की टर्म्स में वैल्यू पता है चीजों की। तो कंज्यूमर कंपेयर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स इन टर्म्स ऑफ मनी। हम कंपेयर करते हैं कि वीट महंगा है या राइस महंगा है। हमें मिल्क अगर परचेज करना है, मिल्क ज़्यादा कॉस्टली है या फिर जूस ज़्यादा कॉस्टली है। तो डिफरेंट गुड्स की जो वैल्यू है वो हम कंपेयर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। विदाउट मनी सेल एंड परचेज इज नॉट पॉसिबल। अगर मनी नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट द करंट सिनेरियो, ठीक है, एट प्रेजेंट टाइम्स, मनी के बिना हम सेल एंड परचेज नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। The next function of money is mode of deferred payment। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, deferred payment हम फ्यूचर में अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी, जो बार्टर सिस्टम में बहुत डिफिकल्ट होता था। हमें रिस्क होता था कि हमारी क्वालिटी में फ़र्क आएगा, कैपिटल लॉस होगा, उस गुड की वो वैल्यू डिटेरियरेट हो जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो अब मनी के आने से क्या हुआ, दिस फंक्शन ऑफ मनी, कौन सा फंक्शन, मोड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, कि हम फ्यूचर पेमेंट्स कर सकते हैं विद द यूज ऑफ मनी, फैसिलिटेट्स द एक्ट ऑफ बोरोइंग एंड लेंडिंग। तो इसने क्या कर दिया, बोरोइंग और लेंडिंग को बहुत आसान कर दिया। नाउअडेज हम देखते हैं वी बोरो मनी from the bank, from other financial institutions, from other relatives, from our friends, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम लेंड कर सकते हैं मनी को। तो ये फीचर मनी का जो डेफर्ड पेमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसने बहुत फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी हैं हमें एट प्रेजेंट टाइम। मनी इनेबल करंट ट्रांजैक्शंस टू बी डिस्चार्ज इन फ्यूचर, कि आज जो हमने ट्रांजैक्शन की है उसको हम क्यों ना उसके बदले का जो वैल्यू है, जो पेमेंट है, वो हम फ्यूचर में कर दें। बहुत केसेस में होता है, क्रेडिट पे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं और लोग इसके बारे में अब इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं दिखाते, इतना ज़्यादा उनको रिस्क नहीं होता, क्योंकि उनको पता है मनी की टर्म्स में पेमेंट मिलना बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन मनी इज बोरो, अगर आपने मनी को बोरो किया तो द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट्स हैव टू बी रिटर्न्ड टू द लेंडर। प्रिंसिपल जो मेन अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्ट की बात मैंने हाईलाइट की है
क्यों कि हम देखते हैं, मैं बार बार एक चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि मनी को जब भी हम बोरो करते हैं या फिर लेंड करते हैं तो रिस्क कम रहता है कि उसकी जो क्वालिटी है वो डिक्लाइन नहीं होगी। लेकिन आज के टाइम पे 10 रुपए के नोट की जो वैल्यू है वो कल को या फिर लेट्स से 5 इयर्स के बाद, 10 इयर्स के बाद उसकी जो वैल्यू है वो कम होगी। वो कम कैसे होगी कि आज मान लो 10 रुपए में मैं चिप्स का पैकेट खरीदती हूँ, हो सकता है 10 साल के बाद वो चिप्स का पैकेट बढ़ के 20 रुपए का हो जाए, तो क्वालिटी में तो फर्क आ गया ना मनी की। तो दैट इज वाई वी मेक यूज ऑफ इंटरेस्ट कि मुझे आज मैंने आपको जो पैसा उधार दिया, कल को 10 साल के बाद आप जब रिटर्न करोगे तो वो पैसा तो दोगे ही दोगे, साथ में उस पर इंटरेस्ट भी दोगे। इंटरेस्ट किस चीज़ के लिए भाई? क्योंकि भाई उसकी क्वालिटी में फ़र्क आ गया, अब 10 साल हो गए उस पैसे को, उसकी वैल्यू वो नहीं रही, तो इंटरेस्ट भी दो मुझे। तो यहाँ हमने देखा कि क्वालिटी में फ़र्क नहीं आता इन टर्म्स ऑफ मनी। तो अमाउंट्स हैव टू बी रिटर्न्ड टू द लेंडर। However, these transactions were not possible in terms of goods and services. ये transactions पहले possible नहीं थी जब हम borrow और lend goods की form में करते थे। तो I hope this point is cleared now. चलिए आगे बढ़ते हैं। So the last function of money is storage of value. Money can be stored over a period of time and still remains valuable in exchange. तो मनी को हम एक बहुत लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और स्टिल उसकी जो वैल्यू है वो सेम रहती है, मोर और लेस सेम रहती है इन एक्सचेंज। मतलब जैसे हमने देखा था बार्टर सिस्टम में हमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता था कि हमारी जो स्टोरेज है, जो हम सेव करके रख रहे हैं हमारी कमोडिटीज़ को, उसकी वैल्यू डिक्लाइन होगी इन फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा मनी में इतने मैसिव रेट से डिक्लाइन का रिस्क नहीं रहता। दो हम जब सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे, चलिए मैं समझा देती हूँ। सेकेंड पॉइंट में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि मनी की वैल्यू सेम तो नहीं रहती, क्योंकि डिप्लीट तो होती है, डेप्रिसिएशन तो आता है मनी की वैल्यू में विथ टाइम, महंगाई के साथ, इन्फ्लेशन के साथ। लेकिन जिस रेट पे रिस्क हमारा बार्टर सिस्टम में था उस रेट पे रिस्क इसमें नहीं रहता। मनी में नॉट इवन बी द बेस्ट स्टोर ऑफ वैल्यू बिकॉज इट डेप्रिसिएट्स विद इन्फ्लेशन। मनी हमारा बेस्ट स्टोर ऑफ वैल्यू तो नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन के साथ साथ इसकी वैल्यू में भी डिक्लाइन आता है, डेप्रिसिएशन देखने को मिलता है। लेकिन money is more liquid than most other store of value because as a medium of exchange it is readily accepted everywhere. मनी जो है बहुत लिक्विड है। लिक्विड होने का मतलब कि ये बहुत वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे हमने देखा था बार्टर सिस्टम में कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स वहाँ बहुत मुश्किल से देखने को, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स का कॉन्सेप्ट रहता था कि दोनों पार्टीज का आपस में ये तालमेल बिठाना ज़रूरी है कि चलो आप मुझसे ये चीज़ ले लो और मुझे अपनी वो चीज़ दे दो। उन दोनों का विलिंगली एक्सचेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट था। मनी में ऐसा नहीं रहता, क्योंकि मनी को एक्सेप्ट करने से कोई मना नहीं करता। एवरीबडी वॉन्ट्स टू हैव मनी, तो इसीलिए ये बहुत लिक्विड है। आपको कोई ऐसा पर्सन तलाश करो, ढूंढो कि भाई जो मुझे ये चीज़ बेच दे, इन टर्म्स ऑफ मनी इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि मनी को हर कोई एक्सेप्ट करता है, as simple as that. तो it is readily accepted everywhere. Furthermore, money is an easily transported store of value that is available in a number of convenient denominations. बहुत आसानी से मनी जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इतना कोई रिस्क नहीं होता कि हम मनी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस में कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि मनी जो है वो बहुत कन्वीनियंट डिनोमिनेशंस में हमें मिल जाता है। कन्वीनियंट डिनोमिनेशन जैसे हम देखते हैं, हमारे पास 1 रुपये का भी कॉइन है, 2 रुपये का है, 5 का है, 10 का है। वी हैव डिफरेंट नोट्स, पेपर नोट्स। तो डिफरेंट डिनोमिनेशंस
है। तो ऐसा नहीं है जैसे हमने देखा था ना कि सब डिवीजन बार्टर सिस्टम में हम डिवाइड नहीं कर सकते थे, ऐसी कोई प्रॉब्लम मनी में देखने को नहीं मिलती, बिकॉज मनी की बहुत सारे डिनोमिनेशंस हैं, कन्वीनियंट डिनोमिनेशंस हैं, और उसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत ईजी है। So with this we have come to an end to this video. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड लक एंड टेक केयर।